हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नित्या वेस। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं MEG 7 के ब्लॉक फर्स्ट की यूनिट 6 का एक टॉपिक है विक्रम सेठ। इसे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि विक्रम सेठ के इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन इग्नो के ये MEG 7 के एग्ज़ाम में आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस विक्रम सेठ और अमिताभ घोष एज ट्रैवल राइटर्स। सेकेंड, does Vikram Seth writing lack depth? Discuss offerings your own views। तो जो विक्रम सेठ हैं इनका एक ट्रैवलॉग है फ्रॉम हेवन लेक, जो कि हमारे सिलेबस के टॉपिक में है। और इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो विक्रम सेठ है वो एक ट्रैवल राइटर है, उनकी जो ये इन्होंने ट्रैवलॉग लिखा है हेवन लेक, इससे हमें लिखना होता है, इसके बारे में हमें बताना होता है एग्ज़ाम के अंदर। और एक जैसा कि इन्होंने क्वेश्चन पहले पूछा है कि जो विक्रम सेठ की राइटिंग्स हैं क्या उनमें डेप्थ का लैक है कि नहीं है, क्या वो डेप्थ में जाकर नहीं लिखते हैं, तो उस पर हमें व्यूज़ देने हैं। तो अपने कुछ भी व्यूज़ देने से पहले हमें आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं विक्रम सेठ, जो कि आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं विक्रम सेठ के, उसी से मैं सारा एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ताकि आपको ये यूनिट 6 का जो ये टॉपिक है विक्रम सेठ का आपको समझने में आसानी हो। और इसका PDF भी आपको अवेलेबल करवाया गया है इन नोट्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विक्रम सेठ जो थे उनका जन्म कलकत्ता में हुआ 1952 में, और इनकी एजुकेशन देहरादून में हुई है। और इन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से मैथमेटिक्स के कोर्स में एडमिशन लिया था, लेकिन इन्होंने इसे ज्वाइन नहीं किया। और फिर इन्होंने ग्रेजुएशन किया 1975 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। और इसके बाद में इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA से इन्होंने 1977 में मास्टर्स किया। इसके बाद ये इन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया, और इसके बाद ये PhD करने लगे। और PhD में रिसर्च के लिए ये चाइना गए 2 साल चीन में। और इन्होंने 2 साल नैनजिंग यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च करने के लिए एज ए स्टूडेंट ये चाइना में रहे। और वहीं का इनका ट्रैवल एक्सपीरियंस था चाइना से इंडिया वापस आने का, जो कि इन्होंने अपने जो वर्क है फ्रॉम हेवन लेक में इन्होंने डिस्क्राइब किया, जो कि हमारे सिलेबस का टॉपिक है। तो इस वर्क को शुरू करने से पहले इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनके बारे में बताया गया है। तो इनकी जो सबसे पहली जो बुक है वो आई थी मैपिंग, जो कि एक पोइट्री कलेक्शन था। ये 1982 के अंदर पब्लिश हुई थी। फिर इसके बाद में जो इनका सेकंड जो इनका वर्क आया, जो इनकी सेकंड बुक थी वो थी फ्रॉम हेवन लेक। ये 1983 में पब्लिश हुई, और इसे थॉमस कुक ट्रैवल बुक अवार्ड भी इसे मिला। फिर इसके बाद में जो इनकी सेकंड जो पोइट्री की जो बुक आई, इनकी जो फर्स्ट बुक थी पोइट्री की वो इन्होंने लिखी थी मैपिंग। फिर इसके बाद में सेकंड आई द हम्बल एडमिनिस्ट्रेटर्स गार्डन, ये 1985 में आई, और इसने कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज फॉर एशिया भी इस बुक ने जीता। फिर नेक्स्ट इनका वर्क था द गोल्डन गेट, जो कि 1986 में आया। इससे इनको इंटरनेशनल फेम मिला इस नॉवल से। और इसके बाद में इनका जो आगे नेक्स्ट जो बुक थी ऑल यू हु स्लीप टुनाइट 1990 में, ये भी काफ़ी इनका फेमस बुक था। ये भी एक थर्ड कलेक्शन था ये इनका पोएम्स का। फिर इसके बाद में जो इनका फर्स्ट कन्वेंशनल नॉवल आया वो था ए सूटेबल बॉय, 1993 में ये पब्लिश हुआ, और ये भी काफ़ी फेमस हुआ, और इसने भी काफ़ी प्राइज़ जीते। इसके बाद में एन इक्वल म्यूज़िक इनका लेटेस्ट नॉवल था, जो कि जो गोल्डन गेट जो नॉवल है उसी के ज़्यादातर उससे मिलता जुलता ये नॉवल है, जो कि इन्होंने कैलिफोर्निया में ये सेट किया गया था। तो इस तरह से यहाँ तक इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स के बारे में बताया गया कि इनके जो सारे ही वर्क्स हैं उनको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली है रीडर्स के बीच में। और इसके बाद में अब बात होती है कि जो इनका जो वर्क है फ्रॉम हेवन लेक, जो एक ट्रैवलॉग है, इसके बारे में है कि यही हमारे सिलेबस का मेन टॉपिक है, और हमारा आंसर भी इसी से सेंटर्ड है। ये सब एक इंट्रोडक्शन था जो हमें आंसर में लिखना होता है। अब हम बात करते हैं फ्रॉम हेवन लेक की। तो विक्रम सेठ चाइना में एज ए स्टूडेंट रहे थे नानजिंग यूनिवर्सिटी में 1980 से 1982 तक, और इसी टाइम में इन्होंने ये फ्रॉम हेवन लेक ट्रेवल्स थ्रू
सिकियांग एंड तिब्बत, ये इन्होंने अपना एक ट्रैवलॉग लिखा था और इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं अब। तो इस वीडियो के अंदर मैं सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके नोट्स में अवेलेबल करवाए गए हैं वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इस वीडियो को एंड तक ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो वर्क है ये एक यात्रा जो इन्होंने विक्रम सेठ ने की थी चाइना से लेकर के इंडिया तक लैंड रूट के थ्रू, जो कि ये अपने इंट्रोडक्शन में बताते हैं कि इन्होंने चाइना से लेकर हिमालय को क्रॉस किया, जिसमें इन्होंने 4 चाइनीज़ प्रोविनेंस जिनके नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, झिंजियांग, गॉन्सू और क्योंघाई और तिब्बत, और इसके बाद में इन्होंने एंटर किया इंडिया में, और फिर इंडिया में काठमांडू से लेकर दिल्ली तक ये आए। नेपाल में काठमांडू से फिर दिल्ली में फ़्लाइट तक ही आए। तो ये सारी जर्नी इन्होंने डिस्क्राइब करी है। और ये जो बुक है ये एक छोटी शॉर्ट बुक है जिसके अंदर 19 चैप्टर्स हैं, जो कि डील करता है डिफरेंट स्टेजेस से, जो इनकी जर्नी के डिफरेंट स्टेजेस है उनसे डील करता है। और ये जर्नी स्टार्ट होती है, जो इनकी चैप्टर फर्स्ट जो है, जो ये जर्नी जहाँ से स्टार्ट होती है वह तुरफन से। फिर इसके बाद में जो सेकंड चैप्टर है वो बात करता है हेवन लेक, जो एक प्लेस है, एक जगह है हेवन, एक लेक के सारा डिस्क्रिप्शन है। फिर उसके बाद में ये जो बुक है, ये जो ट्रैवलॉग है, ये ख़त्म होता है जब विक्रम सेठ की यात्रा ख़त्म होती है काठमांडू से दिल्ली तक, चैप्टर 19 पे। अब ये जो सेठ ने जो ये बुक लिखी है इसके अंदर इन्होंने चाइना, नेपाल और इंडिया के कुछ पार्ट्स के मैप भी इसमें हैं, और इसके अंदर 20 ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफ्स भी ऐड की गई है इस बुक के अंदर। और इसके अंदर अलग अलग प्रकार के सीन भी इन्होंने डिस्क्राइब किया है हेवन लेक के, जो छोटा सा एक कस्बा है तरफान, उसके और उसके लोगों के, और जो मॉस्क्यूज़ हैं लियान, लासा और भोटाकोशी रिवर की नेपाल में। और इन्होंने यॉक्स जो रास्ते में पहाड़ी इलाकों में जो यॉक्स इनको मिले उनके इन्होंने डिस्क्राइब किया है, डस्ट स्टॉर्म्स को, ट्रक्स को जो कि प्लेन्स के अंदर खड़े हैं, इन सब को इन्होंने अपनी बुक में डिस्क्राइब किया है बड़े अच्छे से। और जो सेकंड एडिशन है इस बुक का वो 1990 में पब्लिश हुआ था, और ये जो हेवन लॉक है ये 1983 में पब्लिश हुई थी, और जो सेकंड एडिशन है वो 1990 में पब्लिश हुआ, जिसके अंदर जो सेठ हैं विक्रम सेठ हैं, इनका एक तरह का उसके अंदर रिएक्शन शो किया गया है, जो कि तियानमेन स्क्वायर मैसेक्री हुई थी 4 जून 1989 को, जहाँ पर चाइनीज़ आर्मी ने ओपन फायर की थी हज़ारों स्टूडेंट्स के ऊपर, जो कि धरना दे रहे थे, पीसफुली धरना दे रहे थे, और उनके ऊपर चाइनीज़ आर्मी ने ओपनली फायर कर दिया था। तो ये जो तियानमेन स्क्वायर मैसेक्री है इसके बारे में इसमें जिक्र किया गया है इनके सेकंड एडिशन में, और जिसके अंदर ये काफ़ी रिग्रेट करते हैं कि कैसे चाइना जो है वो रिप्रेस कर रहा है तिब्बत को। और इसके बाद में जो ये हेवन लॉक है, जो हेवन लेक जो इनकी बुक है फ्रॉम हेवन लेक, इसके अंदर ये क्लियर करते हैं, ये साफ साफ बताते हैं विक्रम सेठ की ये कोई पॉलिटिकल कमेंट्री नहीं है, कि ये जो बुक है इन्होंने लिखी है ये सिर्फ एक ट्रैवलॉग है, ये इनकी यात्रा का वर्णन है, और ये इसमें किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल कमेंट ये नहीं करना चाहते, या पॉलिटिकल कमेंट करना इनका मकसद नहीं है। विक्रम सेठ अपने जो जर्नी की बात शुरू करते हैं वो तरफान से। वो कहते हैं कि तरफान एक छोटा सा प्रोविनेंस है, एक छोटा सा कस्बा है, टाउन है झिंजियांग प्रोविनेंस के अंदर, जो कि यूएसएसआर के साथ कॉमन बॉर्डर शेयर करता है। और इसके बाद कहते हैं कि नैनजिंग यूनिवर्सिटी के अंदर फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए एक 3 वीक्स का एक टूर ऑर्गेनाइज़ किया गया है, और वो भी उस ऑर्गेनाइज टूर का पार्ट बनने जा रहे हैं। और क्योंकि जैसे कि एक ऑर्गेनाइज टूर होता है उसके अंदर जो अथॉरिटीज़ होती है वो ट्रांसपोर्ट, अकोमोडेशन, गाइड सब की व्यवस्था करती है, ये सब एडवांटेजेस होते हैं जो कि इन्हें मिले, लेकिन इन्हें बड़ा ही स्ट्रिक्ट महसूस होता है, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज टूर है और इसके अंदर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं ग्रुप ट्रैवल के ऊपर, उन्हें फॉलो करना पड़ता है एक स्ट्रिक्ट टाइम शेड्यूल। और इस कारण वो रास्ते में डिसाइड करते हैं कि वो इस ग्रुप को उरम की जगह पर जो नेक्स्ट स्टॉप आने वाला है वहाँ पर ये से छोड़कर अकेले ही ट्रैवल करेंगे। जबकि ये अच्छे से जानते थे कि चाइना के अंदर ऐसे अकेले किसी फॉरेन स्टूडेंट के लिए ट्रैवल करने पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, उन्हें ट्रैवल पास चाहिए होते हैं। इसके साथ ही जो चाइनीज़ अथॉरिटीज़ है वो भी नहीं चाहती कि जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे ही ग्रुप से अलग होकर के इधर उधर घूमें।
और इसके अलावा जो विक्रम सेठ थे उनके लिए इम्पोर्टेंट था कि वो ह्यूमन इंटरेक्शंस करना चाहते थे, विच वाज इम्पोर्टेंट फॉर हिज जर्नी। और जो सेकंड चैप्टर है वो हेवन लेक के बारे में बताते हैं, उसकी बड़ी ही वंडरफुल डिस्क्रिप्शन वो देते हैं उस लेक की। और इसके साथ ही वो बताते हैं कि उस लेक के अलावा भी एक मेमोरेबल चीज़ थी, वो था एक बूढ़ा व्यक्ति जिससे उन्होंने एक कैप खरीदी थी। और वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो एथनिक माइनॉरिटी का एक व्यक्ति था, जो जिंगजांग जो प्रोविनेंस के जो लोग हैं उनमें एक एथनिक माइनॉरिटी है जो कि मुस्लिम थे रिलीजन से, और इनकी अपनी लैंग्वेज थी उइगुर। और वहाँ पर क्योंकि ये लोग चाइनीज़ नहीं समझते थे, ये एथनिक माइनॉरिटी के लोग, तो इन्होंने एक जो स्कूल गोइंग एक बॉय था जिसके हेल्प से सेठ ने अपनी बात को विक्रम सेठ ने अपनी बात को उस चाइनीज़ उस कैप बेचने वाले ओल्ड व्यक्ति को समझाई। और जब सेठ ने उसके साथ कम्युनिकेट किया तो जो ओल्ड व्यक्ति है उसने उसे ना केवल वो इतना ज़्यादा उससे प्रभावित हुआ, उतना टच हुआ वो कि वो एक इंडियन है, उससे इतना टच हुआ कि उसने ना सिर्फ जो कैप है उसका प्राइस कम किया, बल्कि उसको दोबारा सिलाई भी उसकी की ताकि वो जो उसकी सिलाई है वो मजबूत रहे। तो इस तरह से इसके बाद में जो सेठ है वो बताते हैं कि रास्ते में इन्होंने सेंट्रल चाइना तक इन्हें काफ़ी वैरायटी के व्हीकल्स में इन्होंने ट्रैवल किया। और जो बुक का चैप्टर 10 और 11 है उसमें वो डिस्क्राइब करते हैं कि उनकी जर्नी का जो कोल्डेस्ट पार्ट था और जो हार्श वेदर कंडीशंस थी जिनको इन्होंने फेस किया था नॉर्दर्न तिब्बत में, उसको इन्होंने चैप्टर 10 और 11 में डिस्कस किया है। और जो 14 अगस्त जो कि ये होता है इंडियाज़ इंडिपेंडेंस डे का, इसको उन्होंने देखा कि वो जो दिन था वो बड़ा ही थॉटफुल मूड का था जिसमें इन्होंने इंडिया और चाइना को कंपेयर किया। फिर इसके बाद में वो बताते हैं अपनी जर्नी के दौरान विक्रम सेठ ने ट्रक से भी ट्रैवल किया। और जब ये ट्रक से इन्होंने ट्रैवल किया तो इन्हें दो कंपेनियन मिले जो इन्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग पीपल लगे, जिनमें एक था सुई और दूसरा था ज्ञान सिंह। तो सुई जो था वो एक चाइनीज़ था और वो तिब्बत में वो पोस्टेड था। और इसके बाद में जो ज्ञान सिंह था वो एक तिब्बतन था और वो लासा में रहना चाहता था, सेटल होना चाहता था जितनी जल्दी हो सके। सेठ ने अपने ट्रैवलों के अंदर जो कि ब्यूरोक्रेट्स के साथ जो इनके एक्सपीरियंस रहे, ब्यूरोक्रेसी जो चाइना की जो ब्यूरोक्रेसी के साथ जो इनके एक्सपीरियंस रहे ट्रैवल के दौरान, उसको उन्होंने जिस तरह से बताया वो एक फ़नी सटायर लगता है। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में उनके ऊपर एक फ़नी सटायर इन्होंने किया है। इसके साथ इन्होंने ये भी बोला है कि कुछ जो ऑफिसर्स थे वो ऐसे इतने ह्यूमन फीलिंग वाले भी थे कि उन्होंने अपने जो हेल्प करने के लिए अपनी हद से थोड़ा बाहर जाकर भी इन लोगों ने इनकी मदद की, स्ट्रेंजर्स की ये मदद करते थे। तो इन्होंने इसके बाद में इन्होंने अपने नॉवल के अंदर जो सीन्स हैं उनको इस तरह से डिस्क्राइब किया है, ऐसे लगता है कि एक सीन को इन्होंने पेंट किया हो। मतलब बड़े अच्छे से इन्होंने छोटी छोटी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन दिया है। जैसे कि एक योग को इन्होंने डिस्क्राइब किया है, ए हर्ड ऑफ ब्लैक थिक हेयर योग्स हु इमर्ज फ्रॉम बिहाइंड ए स्लाइड राइज अप एहेड। तो ये आपको नोट्स में दिए गए हैं। तो इन्होंने जो योग है उसका भी बड़ा एक सिंपलिस्टिक वे में उसको डिस्क्राइब किया है। तो जो विक्रम सेठ हैं जो ये जब लिखते थे तो इनकी राइटिंग में इन्होंने बड़े ही सिंपल और रियलिस्टिक मोड में ये लिखते थे। ये कोई ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल अपने या फिक्शनल कंटेंट ये डालते हों, ऐसा कुछ नहीं था। ये बड़ी ही सिंपल राइटिंग में लिखते थे और कोई भी एजुकेटेड रीडर बड़ी आसानी से इनकी बात को समझ सकता था। इजी वर्ड्स का ये यूज़ करते हैं अपने राइटिंग्स में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो विक्रम सेठ है इनकी वोकेबलरी जो है वो लिमिटेड है, बल्कि ये जो कंटेक्स्ट है, जैसा कंटेक्स्ट होता है उसकी डिमांड के हिसाब से ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी ये यूज़ करते हैं। और ये देख कर बड़ा अच्छा लगता है कि जो ये वर्ड्स यूज़ करते हैं ये उनकी किसी भी कंटेक्स्ट को डिफ़ाइन करने के लिए, सिचुएशन को डिफ़ाइन करने के लिए बड़े ही परफेक्टली वो वर्ड्स उस पर मैच करते हैं। और इसके साथ ही जो सेठ है वो शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं और कॉमन वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो कि लोगों को समझने में आसान होती है। ऐसे कॉमन ईजी वर्ड्स का ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा जब भी ये किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं तो उसकी बड़ी ही फैक्चुअल डिटेल्स को भी मेंशन करते हैं। जैसे इन्होंने योग को डिस्क्राइब किया तो इन्होंने लिखा ब्लैक थिक हेयर्ड, और इसी तरह 100 मीटर्स, टॉल ग्रीन हिल्स, ये सब एग्जाम्पल्स हैं।
इसके साथ ही ये बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में डिस्क्रिप्शन देते हैं और साथ में ही बड़े ही इम्प्रेसिव वे में डिस्क्राइब करते हैं किसी भी चीज़ के बिहेवियर को जो इन्होंने अपने ट्रैवलॉग में देखा। जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है नोट्स में कि यॉक का, कि जो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में डिस्क्राइब करते हैं कि यॉक आर ग्रेजिंग काल्मली लवली एंड स्नॉटिंग, लेकिन इसके बाद में ये बड़े ही अच्छे से ये बताते हैं कि वो फील करते हैं, ही फील दैट द अडल्ट यॉक्स मूव इन ए स्लो सीरियस मैनर। वो ये बताते हैं कि जो विक्रम सेठ है वो जब उन्होंने यॉक को देखा तो उन्होंने ये फील किया रास्ते में, जब ये यॉक्स देख रहे हैं जाते हुए सड़क से, तो इन्होंने देखा कि जो अडल्ट यॉक्स हैं, जो बड़े यॉक हैं, वो धीरे धीरे चलते हैं, सीरियस मैनर में चलते हैं। क्यों? क्योंकि शायद वो उनके बड़े जो बिग साइज़, जो क्योंकि उनका आकार बड़ा है, वो उसको सूट करता है। जबकि जो यंग यॉक्स हैं या छोटे जो बच्चे हैं यॉक के, वो इस मामले में डिफरेंट है। विक्रम से डिस्क्राइब करते हैं कि जो यंग यॉक्स हैं उनका बिहेवियर बड़ा ही चाइल्डिश है, जो कि ट्रक्स की तरफ घूर रही हैं, देख रही हैं लास्ट मोमेंट तक, कि जब तक ट्रक रोड से क्रॉस हो रहा है उसको घूर रही हैं और फिर वो इधर उधर कन्फ्यूज़न में भाग रही हैं, दौड़ रही हैं। तो इस तरह से उनका जो चाइल्डिश बिहेवियर है उसको भी शो किया है। तो बड़ा ही इन्होंने अच्छा इंप्रेसिव वे में इन्होंने लिखा है, चीज़ों को डिस्क्राइब किया, उनके बिहेवियर को डिस्क्राइब किया है। इनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग जो इनके राइटिंग की है वो ये है कि सेट ऑलवेज यूज़ वर्ड्स विच परफेक्टली फिट द मीनिंग, कि ये हमेशा उन्हीं वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो कि परफेक्टली फिट करते हैं मीनिंग को। जैसे कि एक एग्जांपल है स्कैम्पर का, इन्होंने एक स्कैम्पर वर्ड का यूज़ किया है, जो कि यंग यॉक्स होते हैं वो स्कैम्बल करते हैं सेफ्टी से, तो इसको इन्होंने बड़े ही अच्छे से इस वर्ड का यूज़ किया है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो सेट हैं वो जब चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो वो ऑर्डिनरी लाइफ से कंपेयर करते हैं, ना कि आर्ट और हिस्ट्री से। इसका भी इन्होंने एग्जाम्पल नोट्स में दिया गया है कि जैसे बहुत सारे जो लोग हैं वो पेकिनीज डॉग, जो कि डॉग्स की एक ब्रीड होती है, जो कि लंबे होते हैं और उनके ड्रॉपिंग हेयर होते हैं, नीचे की तरफ गिरे हुए बाल होते हैं। और इसको साथ ही इन्होंने कम एग्जांपल दिया है विलो ट्रीज़ का, जो कि इंग्लैंड और अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं, जो कि ठंडे कूल क्लाइमेट्स के अंदर पाए जाने वाला ट्री होता है। और इंडियंस ने भी हिल स्टेशंस में इस पेड़ को देखा होगा, जिसके की जो लीव्स होती है वो नीचे की तरफ झुकी हुई होती है, हैंगिंग होती है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड की तरफ हैंग कर रही होती है। तो इस तरह से ये मतलब जो चीज़ें हैं उनको बड़ी ही कॉमन चीज़ों से कंपेयर करते हैं, ऑर्डिनरी लाइफ की चीज़ों से कंपेयर करते हैं, जो कि बड़ी ही अच्छी क्वालिटी है इनकी राइटिंग की। विक्रम सेठ अपनी जो बुक है उसमें बताते हैं कि जैसे ही ट्रक 4000 मीटर ऊपर की उसकी हाइट को क्रॉस कर गया 4000 मीटर की, और जब वो तंगला रेंज में पहुँचे तो सेठ भी हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, जो कि अक्सर जो लोग माउंटेन पे जाते हैं जैसे हिमालयाज़ वगैरह में, तो उनको हेडेक होने लग जाता है, नौसिया होने लग जाता है, और ठंड के कारण जो डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स होते हैं, और कुछ ऊपर जो हवा होती है वो थिन एयर होती है, जिसके कारण ऑक्सीजन लेस प्रोवाइड होती है। तो इस कारण से जो सिम्टम्स होते हैं सिकनेस के, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस जिसे बोला जाता है, उसके बारे में भी ये बड़े ही अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। वो उस प्लेस की नेचुरल ब्यूटी के प्रति कॉन्शियस होते हैं, नेचुरल ब्यूटी को भी बताना चाहते हैं, उसके प्रति भी कॉन्शियस है, उसको भी देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही वो उसे अप्रिसिएट नहीं कर पाती है, क्योंकि वो सफ़र कर रहे थे हेडेक और फीवर से। और वो बोलते हैं, ही टेल्स हाउ द ब्यूटीफुल सीन हैज़ बिकम लाइक ए हॉरिबल ड्रीम, और वो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे एक ब्यूटीफुल सीन एक हॉरिबल ड्रीम बन गया, क्योंकि अगर आपकी तबीयत अच्छी नहीं है तो आपके आगे कितने भी नेचर के कितने भी ब्यूटीफुल सीन्स हो, आप उनको एंजॉय नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए जो सेठ है इन्होंने मैनेज किया कि वो सीन की जो ब्यूटी होती है, नेचुरल सीन्स हैं उनकी ब्यूटीज़ को भी डिस्क्राइब कर पाए, और साथ में जो फिरिकनेस जो थी उनके हेडेक की, उसको भी इन्होंने बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया। और इसके साथ ही जो नेचर में जो लाइट जो चेंज हो रही थी, मैं तो मतलब पहले डायरेक्ट सनलाइट है तो डे टाइम है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे शेड हो रही है, सनसेट हो रहा है तो लाइट कम होती जा रही है, तो उसके कारण भी जो नेचर के अंदर जो कलर का चेंज हो रहा है उसको भी बड़े अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब किया। जब डायरेक्ट सनलाइट है तो जो लैंड है, ग्रास है, वो
उगते हुए दिख रहे हैं, ग्रीन दिख रहे हैं, रिवर्स है वो ब्लू नज़र आ रही हैं। बट जब शेड आ जाती है, सनसेट आ जाता है, तो वही चीज़ें ब्लैक और सिल्वर कलर की नज़र आने लगती है। इसके साथ ही इन्होंने बुक के अंदर शॉर्ट पोइम्स को भी इंट्रोड्यूस किया है ताकि जो प्रोज है उनकी मोनोटोनी को ब्रेक किया जा सके। सेट ओकेजनली इंट्रोड्यूस शॉर्ट पोइम्स टू ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ द प्रोज। और जो इन्होंने पोइट्री यूज़ की है वो जो पोइट्री इन्होंने और जो पोइट्री की जो बुक्स लिखी हैं उनके अंदर जिस तरह की पोइट्री का इन्होंने यूज़ किया उसी तरह की पोइट्री के ये इन्होंने यहाँ पर भी इस बुक के अंदर भी ऐड की है, जो कि लिखी गई है रेगुलर मीटर और राइम के अंदर। और चैप्टर 9 के एंड के अंदर इन्होंने एक शॉर्ट पोएम ऐड की है, जो कि जो तीनों ये जो ट्रैवलर्स हैं इन तीनों की जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन ये फेस कर रहे हैं ट्रैवलिंग के दौरान, और इन तीनों के बीच में जो एक रिलेशनशिप सा हो गया है और कॉमन ह्यूमैनिटी, कॉमन लव फॉर होम, ये इन सब चीज़ों को इन्होंने यहाँ पे कंक्लूड किया है, दिखाया है इन्होंने पोइट्री के माध्यम से। और ये तीनों ही व्यक्ति हैं जो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस से सफ़र कर रहे हैं और अपने घर वापस जाना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। सेठ जो विक्रम सेठ है वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर मेनली शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, लेकिन जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ उन्हें कुछ बेटर आइडियाज़ डिफ़ाइन करने होते हैं, कुछ आइडियाज़ एक्सप्लेन करने होते हैं, तो ये लॉन्ग सेंटेंसेस का भी विदाउट एनी हेजिटेशन यूज़ करते हैं। और ये जब शॉर्ट सेंटेंस का यूज़ करते हैं तो बिना इमेजनरी और एडजेक्टिव्स के। और इसी के साथ जो बुक है वो एंड होती है जब वो काठमांडू पहुंच जाते हैं, और काठमांडू से आगे ये दिल्ली तक एरोप्लेन में जाते हैं। और तिब्बत से नेपाल के बीच में जो बॉर्डर ये क्रॉस करते हैं तो वो एक्चुअली ये फुट से ही क्रॉस करते हैं, पैदल चलकर क्रॉस करते हैं। और ये जो ट्रैवलॉग है इसके अंदर जो ये चाइनीज़ लोगों से, नेपाली लोगों से, तिब्बतन लोगों से मिले हैं, उनके साथ उन्होंने अपनी जर्नी के एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, जो इन्होंने हिमालय को क्रॉस करते टाइम इन्होंने एक्सपीरियंस किए। और इनका जो ट्रैवलॉग है ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड अकाउंट है इनके एक्सपीरियंस का, ट्रैवल एक्सपीरियंस का, और इनके इम्प्रेशन का जो चाइनीज़ पीपल के साथ इन्हें मिला है अपने वे में, रास्ते में। और इनका जो ये ट्रैवल है इसके अंदर किसी भी प्रकार की हिस्ट्री या फिलोसफी को एक्सप्लोर नहीं किया गया है। तो ये बड़ा ही अच्छा एक ट्रैवलॉग है विक्रम सेठ का, जिसके अंदर इन्होंने बड़े ही अच्छे हर चीज़ को डीपली एनालाइज किया है, बड़े ही अच्छे से मेंशन किया है हर चीज़ को। तो जो ये एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या विक्रम सेठ की जो राइटिंग्स है उनके अंदर डेप्थ, जो गहराई की कमी है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि विक्रम सेठ ने हर चीज़ को बड़े ही सिंपलिस्टिक वे में लेकिन बड़ी ही अच्छाई से, गहराई से इन्होंने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है। हम याक का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कैसे जो याक्स हैं उनके बिहेवियर को इन्होंने एक्सप्लेन किया है, कैसे जो एक ओल्ड व्यक्ति जो अपनी कैप बेच रहा है, जिससे इन्होंने कैप खरीदी थी, उसके व्यवहार को, उसकी इमोशंस को, और उसने जो एक अच्छा बिहेवियर उन्होंने उसने सिंपैथी जो दिखाई, उस सब को उसने एक्सप्लेन बड़े अच्छे से किया है विक्रम सेठ ने अपने वर्क के अंदर। तो ये बड़ी सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, और सिंपल वे में अपनी राइटिंग को करते हुए, सिंपल सेंटेंसेस को यूज़ करते हुए, वर्ड्स को यूज़ करते हुए बड़े ही अच्छे से इन्होंने अपने ट्रैवलॉग में हर फैक्ट को इंट्रोड्यूस किया है। तो ये हमारा जो नोट्स के अंदर जो आपको विक्रम सेठ का जो टॉपिक है वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। होप सो ये आपके लिए यूज़फुल रहेगी, और आप जब इन नोट्स के PDF को पढ़ेंगे तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक